नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी, एक और कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता के साथ। दिग्गज कैसे कहूं, उम्र के हिसाब से दिग्गज नहीं है, लेकिन अगर हम उनके अनुभवों की बात करें, उनके कामकाज की बात करें तो जरूर दिग्गज में आते हैं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। साथ ही अगर हम कहें कि जनता के जो लाडले कुछ नेता होते हैं, पसंदीदा कुछ नेता होते हैं, उनमें से दीपेंद्र हुड्डा हैं। तो इसलिए हालांकि वो भी फिलहाल सांसद नहीं है, पूर्व सांसद हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी कुछ इस तरह से है कि उनकी कही हुई बात का काफी मायने रखता है। तो इस वजह से हमने सोचा क्यों ना इस बार विधानसभा चुनाव से पहले, विधानसभा का जो सेशन होने वाला है उससे पहले क्यों ना दीपेंद्र हुड्डा से कुछ एक गुफ्तगू कर लिया जाए। सबसे पहले उनका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत दीपेंद्र जी, पीटीसी न्यूज में आपका। धन्यवाद विशाली जी। पहले तो ये बताइए, सबसे पहले आपने दिल्ली चुनाव से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने हाल में ही कुछ ऐसा बयान दिया है कि दिल्ली हरियाणा हाफ और दिल्ली साफ। इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को मिर्ची लगी है। अनिल विज से लेके काफी लोग काफी कुछ बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली का जो नतीजा है, सबसे पहले तो उसमें क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, तो मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। केजरीवाल जी को आशा उम्मीद है कि वो दिल्ली के लोगों के मन भावना के अनुसार अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल। दूसरा, दिल्ली के नतीजे में एक और बात जो है, अगर आकलन आप करें तो जो भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति रही है, कहीं धर्म के आधार पे वो फार्मूला फिट नहीं बैठता, तो कहीं जाति पाति के आधार पे भाई को भाई से आपस में लड़ा के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने और अपनी वोट बटेरने का जो फार्मूले रहे हैं, दिल्ली में इस तरह की राजनीति के प्रयास हुए, ध्रुवीकरण की राजनीति के प्रयास हुए, भरसक हुए, मगर दिल्ली के लोगों ने उन प्रयासों को नकारने का काम किया। और 2019 के मैंडेट जो मिला था बीजेपी के, उस मैंडेट के बाद भाजपा को सबसे पहले हरियाणा में हमने हाफ किया, उसके बाद दिल्ली की जनता ने अब साफ किया। तो ये मैं समझता हूँ राजनीति में ये जो एक हवाओं की दिशा महत्वपूर्ण होता है। ये क्या कोई इंडिकेशन है समझने के लिए बीजेपी को, क्या लगता है आपको? देखिए, ये इंडिकेशन इस बात का है कि जो परफॉर्मेंस है, अल्टीमेटली परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। जी। विकास के रास्ते पे देश को मजबूती से तेजी से लेके जाना पड़ेगा। अब उज्जवल भविष्य युवाओं का बने, अर्थव्यवस्था में तेजी आए, रोजगार युवाओं को मिले, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इनको पूरी तरीके से नकार के केवल ध्रुवीकरण की राजनीति के आधार पर आप बहुत लंबे नहीं टिक पाओगे, ये इस बात का संकेत है। बिल्कुल। केजरीवाल के जीते, जैसे आपने कहा कि विकास के नाम पर मतलब काम करना होगा, सिर्फ धर्म और दूसरी जो ध्रुवीकरण की राजनीति आप बोल रहे हो, कहीं ना कहीं आपको केजरीवाल की जीत के पीछे वजह क्या लग रही है? क्या ये वजह थी कि बीजेपी को हराना है, या फिर वाकई केजरीवाल ने कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से वापस आए हैं, और वो भी तीसरी बार लगातार? देखिए, दोनों ही बातें थी। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से दिल्ली का विकास शीला दीक्षित जी के समय हुआ था, उसके मुकाबले में तो केजरीवाल सरकार नहीं कुछ कर पाई थी, मगर फिर भी उन्होंने कुछ ऐसे विषय थे जिन मामलों में उन्होंने लोकप्रिय फैसले लिए थे, उसका उनको लाभ मिला निश्चित तौर से। दूसरा, बहुत से क्योंकि कांग्रेस की परिस्थिति वहाँ कमज़ोर रही, तो बहुत सा ऐसा वोट जो भाजपा के विरोध में था, उन्हें आम आदमी पार्टी के लिए मतदान किया। हरियाणा में भी आप हरियाणा के नतीजे को देखें, इसीलिए मैंने दोनों को तुलना करी है, जोड़ा है। हरियाणा में भी जहां कांग्रेस टिकट वितरण में चूकी, संगठन का हमारा फैसला लेट से हुआ, और टिकट वितरण में कहीं जहां कांग्रेस ने की तरफ से कमजोर उम्मीदवार आए, वहां लोगों ने भाजपा को हराने के लिए हरियाणा में भी जेजेपी का या निर्दलीयों का साथ देने का काम किया। 19 सीट, 10 जेजेपी और 9 निर्दलीय वहाँ पे जीते हैं। वो भी भाजपा के खिलाफ मतदान था, मगर वो दूसरी बात है कि यहाँ पे जो है लोगों का विश्वास को तोड़ते हुए एक जन भावनाओं के विपरीत गठबंधन कायम हुआ, मगर दिल्ली में वो परिस्थिति नहीं बनी। दिल्ली में पूर्ण बहुमत केजरीवाल जी को मिला। जी। अब हम हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा में इस वक्त आपको कांग्रेस की जो स्थिति है वो क्या दिख रही है? हालांकि विधानसभा चुनाव में बेटर परफॉर्मेंस रही, क्या आपको लग रहा है कि हाँ फिर से वापसी हो सकते हैं, या फिर कांग्रेस के जो नीतियां हैं, या जिस तरह के आप आरोप सत्तारूढ़ सरकार पर लगा रहे हैं, पहले तो आप जो चीजें आप सत्तारूढ़ सरकार पर लगा रहे हैं वो चीजें थोड़ी सी मैं जानना चाहूंगी। आप कह रहे हैं काम बिल्कुल नहीं हो रहा है और सिर्फ सीटें बदलने और कुर्सियों का काम जो है वो चला जाता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं भी
अब मैं जो है मेरी लगभग 40 की आयु हो गई है और शिशु अवस्था से एक राजनीति में मेरी रुचि रही है। मैंने हरियाणा में कई सरकारों का गठन देखा है। सबसे आज तक अगर सबसे निराशाजनक शुरुआत किसी सरकार की रही है, 100 दिन से ज़्यादा का समय पूरा हो गया, तो वो ये जो भाजपा की खट्टर पार्ट 2 सरकार बनी है। पार्ट 1 जो बनी थी भाजपा बीजेपी पार्ट 1 खट्टर पार्ट 1, उससे भी ज़्यादा अगर निराशाजनक अगर शुरुआत रही है तो ये 100 दिनों में ये सरकार की रही। इनका चाल और इनकी नीयत किस हिसाब से निराशा मैं अब आपको बताता हूं। क्योंकि 100 दिन की सरकार, मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 100 दिन पूरे होने पर। अरे वो तो माहिर लोग हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी बहुत करेंगे। सारी उपलब्धियां गिनाई। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी करेंगे तो वो अपने प्रेस के मित्रों से कवरेज कराएंगे। माहिर लोग हैं। मगर अभी तक हुआ क्या, किन बातों पे चर्चा है? लोगों को, जनता को सिरे से नकार के सरकार ये चल रही है। जनता के लिए जो वायदे किए थे इन्होंने, उन वायदों का भी कोई, उन वायदों पे चर्चा नहीं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा नहीं। बुढ़ापा पेंशन कितनी बढ़े कितनी ना बढ़े। कॉमन मिनिमम आप प्रोग्राम, नहीं, मैं पूरा आपको बताऊं। नहीं, मैं कॉमन मिनिमम पे उन्होंने जवाब दिया था, वो मैं आपको बता दूं ताकि आप बता सकें। उन्होंने कहा था यही तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं, सब आपस में सलाह मशविरा करके करते हैं, तो यही चीज़ तो है। देखिए, मैं मानता हूं कि भाई सब सलाह तो मैं कॉमन मिनिमम, ये तो जवाब है, कहने की बात है। चलिए, मगर कहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री की शपथ ली, उससे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निर्धारित करके जनता के सामने रखा गया। जी बिल्कुल सही। ये कहा गया बुढ़ापा पेंशन इतनी बढ़ाएंगे महाराष्ट्र में, ये कहा गया कि महिलाओं के लिए शिक्षा फ्री करेंगे, ये कहा गया 75% रोजगार गारंटी करेंगे और 2 लाख तक सारे किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये जो भी 5 पॉइंट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के पहले सामने आए, उसके बाद उन्होंने शपथ ली और मंत्रिमंडल का गठन। और यहाँ क्या 100 दिन के बाद भी, जैसे मैंने कहा, जनता का कोई जिक्र नहीं सरकार में। केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ की बातें सामने आ रही हैं। कौन कितना लूटने खसूटने वाला महकमा डकार गया, कौन सा खोपर कौन से महकमे को लिए बैठा है, ये चर्चाएं सामने आ रही हैं। चर्चा सामने आ रही है कि गृह मंत्रालय और सीआईडी अलग अलग हों या एक साथ हों। चर्चा सामने आ रही है कि कितने करोड़ की गाड़ियां मंत्रियों को दिलवाएं। चर्चा सामने आ रही है कि मंत्रियों की कितनी तनख्वाह बढ़ाएं। इन मुद्दों पे चर्चा है। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है तो सारी चीज़ें मुझे एकदम से याद आ रही। उन्होंने कहा था कि नशे पर जब सवाल पूछा गया कि इतना ज़्यादा बढ़ गया, कह रहे नशे की जो ये जड़ है ना, नशे की समस्या की, ये कांग्रेस के ज़माने से है, हम तो बल्कि संभालने का काम कर रहे हैं। वो दबी हुई थी, सामने नहीं आई थी, अब सामने आ रहे हैं क्योंकि हम जांच करा रहे हैं, तब जाके ये चीज़ें सामने आई। देखिए, भाजपा की एक नीति जी कि अगर गलती, कोई गलत चीज़ मिलेगी, कोई कमी मिलेगी तो वो कांग्रेस को पे ब्लेम डालेंगे। कोई भी मिले, कहीं भी कुछ हो जाए जो है तो वो कहेंगे भाई इसके पीछे तो कांग्रेस जिम्मेदार है। और कांग्रेस भी क्या है, वो ये कहेंगे हुड्डा साहब जिम्मेदार है। बिल्कुल। वो तो अगर वो तो जिम्मेदार इसलिए क्योंकि पिछले कार्यकाल नहीं, उनका तो ये है, अगर तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ गया ईरान और अमेरिका में तो भी कहेंगे इसके तो हुड्डा जिम्मेदार है। ये भाजपा के नेताओं की मैंने देखा, या कांग्रेस जिम्मेदार है। नेहरू जी तक खोज लाते कि इस बात के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं, इस बात के लिए। और कुछ अच्छी बात हो तो भाजपा की उपलब्धि है। भाई योग, हमारे तो दादा परदादा योग करते थे, मगर भाजपा की उपलब्धि योग है। नहीं, योग तो अच्छी बात, नहीं अच्छी बात है। तो मेरे दादाजी भी योग करते थे, परदादा भी करते थे। हम लोग तो जो है कोई तो मैं तो योग कोई, मगर भाजपा की देन नहीं है। भाजपा की तो नीति ये है कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि ताजमहल का भी फीता काटेंगे, ये भी भाजपा की देन। तो कुछ अच्छी बात हो तो इनकी है, मगर आकलन लोगों को करना है कि आज 6 वर्ष मोदी सरकार को हो गए, 5.5 साल। जो प्रदेश, जैसे मैंने कहा कि केवल 2.8% बेरोजगारी थी, वो समय ऐसा था। हरियाणा विकास के मामले में देश में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खेल खिलाड़ियों की तरफ ध्यान दिया गया था। सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आ रहे थे। आज 5.5 साल में इस सरकार ने उस हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा, निवेश की पटरी से उतारा, भाईचारे की पटरी से भी उतारने का काम हुआ हरियाणा को। और ऐसे हालात में लाके खड़ा कर दिया कि आज त्रिपुरा, जो बर्मा के बॉर्डर का प्रदेश है, त्रिपुरा और हरियाणा में बराबर की बेरोजगारी, 30% बेरोजगारी, 2.8% से बढ़कर 30% बेरोजगारी। और बेरोजगारी के साथ साथ अपराध दर में हरियाणा सबसे आगे, और नशे में के मामले में सबसे आगे। और
तो ये मैं समझता हूँ कि दुख की बात है। मैं समझ रही हूँ बात आपकी, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह रही कि मतलब अगर आप कह रहे हैं कि मनोहर सरकार की जो का मतलब कार्य प्रणाली है उनसे जनता को दिख रहा है और उसे समझ आ रहा है, तो क्या वजह रही कि आपको उस तरीके से मैंडेट नहीं मिला इस बार? उसकी कई कमियां रही, और ये आत्ममंथन का भी हमारी पार्टी के लिए विषय है, मगर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम भी, मेरे को स्वीकारने में कोई नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी सही फैसले लेने में कहीं ना कहीं देरी हुई। और मुझे याद है इलेक्शन से पहले तक भी कई चीजें आप लोगों में कंफ्यूजन थी कि क्या वो लेट भी कहीं ना कहीं वजह बनी? लेट हुआ, फैसले काफ़ी लेट किए गए। हमारा संगठन का कोई स्वरूप नहीं था प्रदेश के अंदर, और लेट के साथ साथ जो टिकट वितरण था जी, उस टिकट वितरण के अंदर भी कई सीट ऐसी थी जो मैं समझता हूँ कि 8-10 सीट कम से कम ऐसी थी जहाँ पे कांग्रेस के जो उम्मीदवार जो आए उनके चयन में कांग्रेस पार्टी से चूक हुई। ना तो लोगों की मन भावना ये थी, अगर आप देखें जेजेपी और जो इंडिपेंडेंट है, बहुत से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल की पृष्ठभूमि से हैं, वो कांग्रेस के ही से टिकट मांग रहे थे। उनका अपना क्षेत्रों में अपना प्रभाव था, अपना उन्होंने कांग्रेस के साथ जुड़कर लोगों को जोड़ा हुआ था, तो कांग्रेस विचारधारा के लोग जुड़े हुए थे वहाँ लोग। तो मगर कांग्रेस पार्टी से चूक हुई, दोनों मामलों में चूक हुई। तो ये कारण रहे कि स्पष्ट बहुमत हरियाणा के अंदर नहीं मिला। नहीं तो अगर अंतर देखें तो 4200 वोटों का अंतर है। अगर 4200 वोट कांग्रेस की ज़्यादा आती, केवल 2 करोड़ मतदाता के प्रदेश में वैशाली जी, अगर 4200 मात्र वोट ज़्यादा आती कांग्रेस की, तो कांग्रेस की 36 और भाजपा की 35, कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में हरियाणा में उभर के आती। तो ये बात सही है कि हम चूक गए, मगर बहरहाल राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है जी, और मौजूदा परिस्थितियों में हमारी जो भूमिका है वो एक विपक्ष की भूमिका निर्धारित हुई है। टक्कर का विपक्ष है, बराबर का विपक्ष है, और जन भावनाएं हमारे साथ हैं। हम, मेरे को इस बात का विश्वास है, इसीलिए हर रोज आप देख रहे हैं ज्वाइनिंग हो रही है हमारे, कोई ना कोई बीजेपी और जेजेपी से ज्वाइन हो रहा है। अब उस पर भी आएंगे अभी सारे। तो जन भावनाएं को मुझे विश्वास है, हमारे साथ जन भावना है। जी, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। विधानसभा सेशन चूंकि आने वाला है, बजट सत्र, उस पर भी हम बात करेंगे, और उसके साथ ही किस तरह से स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आगे कांग्रेस के तमाम सवालों पर हम आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की रणनीति की, या फिर बजट सत्र जो आने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे। दीपेंद्र, बजट सत्र आने वाला है, नेता विपक्ष इस बार हमारे साथ भूपेंद्र हुड्डा हैं, और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि इस बार बजट सत्र में उनका मोटो क्या रहेगा और किन किन मुद्दों पर वो मुखर होकर सामने आएंगे। आप क्या कहेंगे, क्या आप सोच रहे हैं कि किन किन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए और बड़े जोर शोर से उठाया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि अपने वायदों को लेके ये सरकार गंभीर है कि नहीं, इन वायदों के आधार पे लोगों से इन्होंने वोट मांगी। दूसरा, जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल हो गई, हरियाणा दिवालियापन की तरफ चला गया, आज कर्जे में डुबा दिया इन्होंने हरियाणा। जी जी, 2014 के मुकाबले 3 गुना कर्जा भी कितना बड़ा है, पहले कितना था? कल उस दिन हुड्डा जी कह भी रहे थे कि पहले कितना था और अब कितना हो गया है। हाँ, लगभग 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। 3 गुना से ज्यादा कर्जा 2014 से जितना कर्ज था 2014 में हरियाणा में, उससे लगभग 3 गुना से ज़्यादा, 3.25 गुना उससे ज़्यादा कर्जा हो गया। तो कर्जे में डूब गया हरियाणा। ये सरकार की उपलब्धि रही है, और जबकि काम कुछ नहीं हुआ। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बड़ा नया प्रोजेक्ट बता दें, कोई थर्मल प्लांट हरियाणा में बिजली का बनाया हो, कोई IMT बनाई हो, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, औद्योगिक केंद्र की ज़मीन एक्वायर करके बनाया हो हरियाणा में, कोई नया कोई एयरपोर्ट आना था हरियाणा में, वो चला गया, उसकी कोई जिक्र नहीं कहीं हो रहा। तो ये सारे जो है जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, इसकी तरफ हरियाणा सरकार क्या करती है ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे, मैं एक युवा होने के नाते, बाकी तो हुड्डा साहब ने बहुत कुछ ग्राउंड कवर किया है, मगर मैं एक युवा होने के नाते मैंने बड़ी भविष्य की आशा को देखते हुए बहुत से प्रोजेक्ट मैंने अपने समय मंजूर कराए थे केंद्र से। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना चाहिए था, जो महम और हासी के बीच में, हिसार और रोहतक के बॉर्डर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जेवर चला गया।
और अभी तक उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता, पूरा कॉरिडोर वो बनता, नेशनल हाईवे 10 एक हरियाणा का जो है औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में लाखों करोड़ों का निवेश होता, Naturally, लाखों बच्चों को वहाँ पे रोज़गार के अवसर मिलते। मुझे दुख है इस बात की कि वो मैंने प्रयास करके अपने समय में वो मंजूर हुआ था और जो जेवर नोएडा चला गया। मौजूदा सरकार को में किसी ने उसके बारे में चूं तक नहीं करी आज तक। इस तरह क्योंकि मैं समझता हूँ विजन ही नहीं है। मैं समझता हूँ कोई इस बारे में कुछ सोच ही मेरे को दिखाई नहीं दे रही। तो दुर्भाग्य है, मुझे मन में पीड़ित कि एयरपोर्ट की बात नहीं है, बहुत बड़ी रेलवे कोच फैक्ट्री सोनीपत में आनी थी, बिल्कुल वो चली गई। उसकी तो बड़ी इंतजार भी हो रहा था, रेलवे कोच फैक्ट्री का तो काफी लोगों को उम्मीदें थी। बहुत, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। औद्योगिक नीति जो रहे सरकार की कि भाई हम एक्वायर नहीं करेंगे। हमारे समय पूरे प्रदेश में 7 IMT स्थापित की गई। एक 8वीं प्रस्तावित थी अम्बाला में जो नहीं बनी, मगर चाहे वो बल्लभगढ़ की हो, चाहे मेवात की खेड़का कहते हैं मेवात की हो, चाहे वो मानेसर के अंदर एक्सटेंशन हो, चाहे रोहतक में हो, चाहे खरखौदा के अंदर हो, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप औद्योगिक केंद्र जहाँ पे निवेश के जो स्रोत बने युवा पीढ़ी के अगले भविष्य के लिए, इस सरकार के अंदर वो अब नीति अबैंडन हो गई। कोई किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हरियाणा में आगे लेके जाएंगी, इसीलिए तो त्रिपुरा के बराबर अनएम्प्लॉयमेंट आगे खड़ी हो गई हमारी। तो ये विषय हैं जो आगे भविष्य से जुड़े हुए विषय हैं। इन विषयों की तरफ हरियाणा किस तरीके से प्लान डेवलपमेंट की रास्ते पे बढ़े और विश्व स्तरीय हम जीवन स्तर दे सके हरियाणा के लोगों को, ये होना चाहिए सरकार के ध्यान में। मगर बजट से आपने कहा कि भाई मैं क्या उम्मीद करूँगा, तो मेरे को तो उम्मीद तो ये एक युवा हरियाणवी के नाते, मगर जो है मुझे लगता इनकी नीयत ऐसी नहीं लगती कि ये इस उम्मीद को पूरी करने की तरफ सोच भी रहे हैं। दुख इस बात का है। अभी जो ये गठबंधन हुआ है जननायक जनता पार्टी का और इनका बीजेपी का, उस गठबंधन को आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब क्योंकि मैं इसलिए जज्बा को फोर्स इसलिए पॉइंट आउट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जेजेपी ने कुछ एक अपने जो मैनिफेस्टो में जो वायदे किए थे वो ये दावे कर रहे हैं, उसमें से 1-2 पूरे हो गए हैं। हाँ, मैं समझता हूँ ये गठबंधन जनता से विश्वासघात करके बनाया हुआ गठबंधन है। राजनीति में गिरावट का प्रतीक ये गठबंधन है। क्योंकि गिरावट राजनीति में क्या हो कि मैं वोट किसी के नाम से मांगूं किसी बात और मैं सपोर्ट दूसरे की करूं, यही है राजनीति में गिरावट। जो मतलब विधायकों पे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, विधायकों पे जो एंटी डिफेक्शन कानून लगता है, बिल्कुल, वो क्यों लगता है कि भाई आपने जो दूसरी पार्टी नहीं बदल सकते विधायक, वो जो है वो क्यों लगता है, वो कानून क्यों बना था? वो कानून इसलिए बना था कि विधायक ये बात करके आते थे कि मैं कांग्रेस पार्टी के नाम पे मेरे को वोट दो, भाजपा के खिलाफ वोट दो और फिर बीजेपी में मिल जाए, तो वो नैतिक, और इसीलिए कानून बना अनैतिक। जेजेपी ने वोट बीजेपी के खिलाफ ली, खट्टर सरकार को जमुना पार भेजेंगे, कुछ भी किसी के साथ गठबंधन करेंगे, खट्टर सरकार अभी भी वो दुष्यंत की कुछ एक बाइट से याद है, कुछ भी करे हो जाएगा, बीजेपी से नहीं बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हम विश्वास दिलाते हैं हम किसी के साथ गठबंधन करेंगे, भाजपा के साथ नहीं करेंगे। अरे ऐसा विश्वास आपने पहले दिन तोड़ दिया। और किस विषय पे तोड़ दिया? अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए तोड़ दिया। स्वार्थ आपको क्या लगता है वाकई स्वार्थ की वजह से ये? नहीं तो आप बताइए, जो इन्होंने कहा था कि जो बुढ़ापा पेंशन बढ़ाएगा 5100, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जो है बाकी वायदे पूरे करेगा, इनके जो मैनिफेस्टो में किसान का कर्ज की कर्जा माफ़ी होगी, किसान की कर्जा माफ़ी होगी, जो बुढ़ापा पेंशन होगी जो अपना 75% होगी, उस दल को हम समर्थन करेंगे। और हुड्डा साहब ने कहा था ये तो सारे हमारे मैनिफेस्टो में है जिसको आपने कॉपी किया है, हम तो करेंगे ही। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें आश्वासन मिल गया। 1 नवंबर भी बीती, 1 नवंबर से बढ़ने थे बुढ़ापा पेंशन, 1 नवंबर भी बीती, दिसंबर भी गया, जनवरी फरवरी। बीजेपी ने कहा था कि 3100 करेंगे, जेजेपी ने कहा था 5100 करेंगे, और सरकार ने 50 रुपये बढ़ाने का काम किया जी। उसका जिक्र ही नहीं, भूल गए लोगों की, भूल गए अंदर जाके क्या बात करी लोगों में। मैं समझता हूँ कि ये बात जो है या तो खट्टर साहब बताए, या दुष्यंत जी बताएं, या अमित शाह बताएं कि किस आधार पे गठबंधन हुआ। केवल ये निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए गठबंधन हुआ वैशाली जी। लोगों की जन भावनाओं से विश्वासघात करके गठबंधन हुआ। इसीलिए मेरे को विश्वास है कि लोगों की भावनाएं, जो आज आपके दर्शक देख रहे हैं, उनकी भावनाएं हमारे साथ हैं, क्योंकि ये राजनीतिक रूप से अनैतिक गठबंधन है। हाँ,
स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन हुआ, स्वार्थ सिद्धि के लिए चलाएंगे सरकार। तो उससे ज़्यादा इस सरकार में मैं समझता हूँ कोई नैतिकता कभी बीच में इस सरकार में और से ज़्यादा नैतिकता का कोई प्रश्न ही नहीं होता। जी चलिए, मेरा आखिरी सवाल जाते जाते, आप पूरी तरह से एक्टिव, मतलब आप कहीं ना कहीं थोड़े से आइडल मोड पे दिखते हैं, क्या वजह है? आप पूरी तरह से सक्रिय रूप से सामने फ्रंट पे आके क्यों नहीं? इधर भी हालांकि 2-3 दिन में मुझे दिख रहा है या कुछ समय से, लेकिन आप उतने एक्टिव नहीं है, क्या वजह है? नहीं देखिए, मैं जो है एक दिन भी मैं घर नहीं रहता, वैसे एक्टिव क्यों मैं बताऊं। नहीं, क्योंकि तो मीडिया में आप दिखते नहीं ज्यादा, आपकी स्टेटमेंट्स बहुत कम आती हैं। मीडिया के साथ इंटरेक्शन जरूरी है, मीडिया के आपको साथ बताना, इंटरेक्शन, ताकि आपकी बात लोगों तक पहुंचे। सही बात, हम जरिया हैं। सही बात है। मीडिया का मेरे को उतना शौक नहीं रहा शुरू से, मगर जो है आपकी बात सही है। मगर दूसरी बात ये है कि हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम राजनीति में मैं केवल किस प्रकार से अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में मैं लोगों की हकों की लड़ाई लड़ूं, अच्छी बात है ना, तो ये बात पहुंचनी भी चाहिए। अच्छे भविष्य की तरफ किस तरह से अपने क्षेत्र को, प्रदेश को लेके जाऊं, उस लक्ष्य के लिए मैं आया था। बिल्कुल ठीक। मेरा और कोई लक्ष्य नहीं था। जब मैं लोकसभा का सांसद था, मैंने उस दायित्व को पूरी ईमानदारी से निभाया। 15 वर्ष लगातार, एक दिन भी मैंने छुट्टी उस काम में नहीं ली। और जब मेरे को पराजय का सामना करना पड़ा सरकार ने साम दाम दंड भेद से, उसके बाद भी मेरे को ये कहा गया, जो आपने कहा कि भाई आप जो है चुनाव लड़े विधानसभा का। बिल्कुल। मगर मैंने कहा कि मेरे लिए कोई पद या कोई ख्याति मेरे के लिए मेरा उद्देश्य नहीं है। मैंने ये निर्णय पे पहुंचा था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, तो हो सकता है थोड़ा सा आप चंडीगढ़ आ जाऊं, थोड़ा हाईलाइट, मगर महत्वपूर्ण ये था कि पूरे क्षेत्र के अंदर एक एक विधायक हमारा बने, ताकि हमारी राजनीतिक ताकत बने, उस ताकत से लोगों की लड़ाई लड़ सके, हरियाणा को सही भविष्य की तरफ लेके जा सके। मेरे को कोई पद का कोई शौक नहीं था, इसीलिए मैंने तब भी निर्णय ये लिया कि नहीं, मैं मेहनत करूंगा ताकि हमारे, और मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस क्षेत्र की मेरे को जिम्मेदारी मिली थी, वैसे तो पूरे हरियाणा में मैं गया चुनाव में, मगर ख़ास तौर पे हमारे जो 3-4 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, उनमें लगभग सारी सीट लोगों ने बहुत अच्छे मार्जिन से कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद उन्होंने दिया। और अभी भी मेरा लक्ष्य ये है कि लड़ाई लोगों के लिए लड़ी जाए। आने वाले समय में हरियाणा को अच्छे भविष्य की तरफ लेके जाने की लड़ी जाए, क्योंकि हरियाणा डिजर्व्स मच बेटर। हरियाणा डिजर्व्स बेटर देन जो अभी मौजूदा सरकार में जो गठबंधन जिस तरीके से जो इसके हालात दिख रहे हैं, तो उसके लिए अगर मीडिया से इंटरेक्शन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी बढ़ाएंगे। तो वो मगर निश्चित तौर से मैं आपकी बात हम पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, निश्चित तौर से मैं घर बैठने वाला नहीं हूँ। मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, और जो जनता को आपसे उम्मीदें भी है, दिन और रात लग के लड़ूंगा। इस लड़ाई में मीडिया से थोड़ा सा और मैं सहयोग मांगूंगा। आपकी बिल्कुल रहेगा। मीडिया हमेशा उन चीजों के साथ है जिससे जनता को भला होने वाला है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप जितना वो रहेंगे, जितना लोगों तक पहुंचेंगे, उतना आपके काम को ही फायदा है। बस इतना। मैं इस बात को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और आपका जो आपने जो ये कहा, इसको जो आपके सुझाव को पूरा एक्सेप्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल तो बहुत थे लेकिन वक्त की कमी है। तो ये थे दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातें की, और साथ ही ये भी कि गठबंधन की जो सरकार है उसको वो किस तरह से आंकते हैं। इन तमाम सवालों का उन्होंने बखूबी से जवाब दिया। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।